हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जितनी भी प्रमुख जनजातियां हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फिर यूके हो, यूके पीएससी पूछता हो या यूके ट्रिपल एससी पूछता हो, ये इन सब के द्वारा जो है एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। यहाँ से जनजाति आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा जो निचोड़ है जनजातियों का उन सबको कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुई, उनसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पहले उनको कवर करते हैं। फिर आपको यहाँ से इनका सीक्वेंस समझ में आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनजाति की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है, इनका सीक्वेंस क्या है, प्रतिशत में कैसे है, आरक्षण किसको कितना है, उन सब के बारे में डिटेल से कवर करने वाले। तो वीडियो के अंत तक ध्यान से बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो हम बात करते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण तथ्य जो जनजातियों से संबंधित है। उत्तराखंड में जनजातियों का पता कैसे लगा है? तो उत्तराखंड में जनजातियों की पहचान के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति का नाम था लोकर समिति। केंद्र सरकार के द्वारा इस समिति को 1965 में गठित किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में जनजातियों की पहचान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लोकर समिति का गठन कब किया गया? 1965 में। इसी की सिफारिश पर 1967 में 2 साल के बाद 5 जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया गया। यानी कि उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ ऐसी थी जिनको किसका दर्जा दिया गया? एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया गया। वे 5 जो जनजातियाँ हैं वो कौन सी थी? थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी। अभी नाम भी याद हो जाएंगे जब आप इनको पढ़ते चलेंगे। अभी एक बार रिकॉल करते हैं ऐसे ही। थारू जौनसारी, यानी कि थारू जनजाति, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी। तो इनमें से उत्तराखंड की कौन सी 2 जनजातियाँ जिनको आदिम जनजाति यानी कि विशेष जनजाति का दर्जा प्राप्त है? बोक्सा और राजी BR को विशेष जनजाति होती है, यानी कि उत्तराखंड की आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता है। कौन सी है? बोक्सा और राजी। कब बनी समिति? 65 में। 2 साल बाद 67 में 5 समितियों को इन्होंने जो है एसटी का दर्जा दिया था। अब सर्वाधिक यदि आपसे पूछे एसटी के जिले में तो उधम सिंह नगर में, दूसरे नंबर पर देहरादून, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़। यदि आप उत्तराखंड के मैप में देखो तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एसटी सबसे ज़्यादा इधर, उधम सिंह नगर नीचे, फिर उसके बाद एसटी सर्वाधिक इधर देहरादून वाला पॉइंट, फिर इधर घूम के आओगे, फिर इधर पिथौरागढ़। यानी कि 3 कोने टाइप के आप साइड में जो है याद रख सकते हो, 3 के 3 सर्वाधिक एसटी। न्यूनतम एसटी कहाँ है? रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। एसटी सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग और टिहरी में है। टिहरी में दोनों ध्यान रहेंगे। प्रतिशत में न्यूनतम एसटी, ये तो ओवरऑल है संख्या में, न्यूनतम प्रतिशत में एसटी टिहरी में है। उसके बाद अल्मोड़ा, पौड़ी, टैप। आप TAP टैप ध्यान रखेंगे। टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी प्रतिशत में न्यूनतम है। प्रतिशत में अधिकतम एसटी उधम सिंह नगर में है। वैसे भी नॉर्मली जनसंख्या में भी वहीं पर है। यदि शिक्षा के आधार पर देखें हम, सर्वाधिक शिक्षित एसटी का है? रुद्रप्रयाग में। और न्यूनतम शिक्षित एसटी जब सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी कहाँ हैं? हरिद्वार में। तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का प्रतिशत कितना है? 2.9%। 2.9% है राज्य की कुल जनसंख्या का, 2.9%। दिसंबर 2016 में यदि करंट अफेयर से रिलेटेड देखें हम, जो पौड़ी की राठी जनजाति है, टिहरी की गंगाड़ और चमोली की पैनखंडा, इन तीनों को ओबीसी में शामिल कर दिया गया है। किस में शामिल कर दिया गया? ओबीसी में। ध्यान रखेंगे, राठी कहाँ की है? पौड़ी की है। गंगाड़ कहाँ की है? गंगा, टिहरी में हो रहा है ना, भागीरथी अलकनंदा, देवप्रयाग में। गंगाड़ वहाँ की है। पैनखंडा कहाँ की है? चमोली में है। तो एसटी रिजर्व सीटें 2 हैं जो पॉलिटिकल के हिसाब से देखें, एक तो उधम सिंह नगर की नानक मत्ता और देहरादून की चक्रोत्ता। यानी चक्रोत्ता और नानक मत्ता दोनों एसटी रिजर्व सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है। कितनी सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए? शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। अब यदि थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल करें उत्तराखंड की अनुसूचित जाति के बारे में, एससी के शेड्यूल कास्ट है यानी कि एससी के बारे में बात करें, 1976 में 65 जातियों को एससी का दर्जा घोषित किया गया, यानी कि एससी का दर्जा दिया गया था। देखो 1900 जब आपका 65 आया तो लोकर समिति बनी, उसने 1967 में 5 एसटी का दर्जा दिया। अब 67 को पलटा मारो, 1976 में समिति कौन सी बनी? एससी को घोषित दर्जा करने के लिए 65 जातियों को एससी दर्जा घोषित किया गया। कब? 1976 में। अब सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? सर्वाधिक एससी कहाँ है? जहाँ पर लोकसभा की सर्वाधिक एससी सीटें हैं, हरिद्वार में। दूसरे नंबर पर उधम सिंह नगर। न्यूनतम एससी कहाँ पर है?
SC चंपावत, चंपावत में SC सपाचट है बिल्कुल, चंपावत रुद्रप्रयाग। उसके बाद प्रतिशत में सर्वाधिक SC बाघ में, यानी कि बाघ में जैसे प्रतिशत में बिल्कुल झुंड बना रहता है ना, तो सर्वाधिक SC प्रतिशत में बागेश्वर में। प्रतिशत में न्यूनतम SC कहाँ है? देहरादून। न्यूनतम SC कहाँ है? देहरादून में। विधानसभा में कुल SC की सीटें कितनी है? 13। सर्वाधिक कहाँ है? हरिद्वार में 3 SC के लिए रिजर्व सीटें है, जवालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। ये आपने पॉलिटी क्लास में पढ़ रखा है। उसके बाद उत्तराखंड जनसंख्या का SC कितने प्रतिशत है? 18.8% जो है कुल जनसंख्या का SC उत्तराखंड में रहते हैं। सरकारी सेवाओं में इनके लिए आरक्षण कितना है? 19% है, 19%। सर्वाधिक शिक्षित SC वाला जिला, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट वाले सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं, वो कहाँ पर रहता है? नैनीताल में। आगरिया जाति का संबंध किससे है? ये धातु खनन का कार्य करती है और इसको SC का दर्जा प्राप्त है। तो आगरिया भी किससे संबंधित है? SC जनजाति से संबंधित है, SC जाति से। और कौन सा काम करती है? धातु खनन का, यानी कि धातु को निकालने का काम करती है। कौन सी जाति? आगरिया जाति। अब अपने मेन टॉपिक पर फिर से आते हैं, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ये थी हमारे ओवरव्यू था इनका, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख 5 जनजाति की, यानी कि ST की। इनको संवैधानिक दर्जा 1967 में दिया गया लोकर समिति के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार अब इनको हम कम ज़्यादा के हिसाब से देखते हैं। तो 5 जो जनजातियाँ पढ़ी हमने, कौन कौन सी हैं? राजी, बोक्सा, थारू, भोटिया, जौनसारी। अब इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी है? सबसे ज़्यादा इनमें थारू है। सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? थारू है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनजाति थारू। उसके बाद दूसरे नंबर पे जौनसारी। देखो, थारू कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, और जौनसारी गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, देहरादून के साइड या उधम सिंह नगर साइड। तो यदि आपसे पूछे ओवरऑल, पहले नंबर पे थारू, दूसरे नंबर पे जौनसारी, तीसरे नंबर पे बोक्सा, चौथे नंबर पे भोटिया, और 5वें नंबर पे यानी कि अंतिम स्थान पर कौन है सबसे कम? राजी। तो सबसे कम जो होता है राजी, राजी को बनाना पड़ेगा, सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? थारू है, थारू। उसके बाद गढ़वाल का सबसे बड़ा समूह पूछेगा आपको, जनजातीय समूह, तो जौनसारी। देहरादून वाले क्षेत्र में रहते हैं तो जौनसारी सबसे बड़ा है। ये तो हो गया छोटे बड़े के आधार पर सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। या फिर आप इसे ऐसे रख सकते हैं, थारी, थारी, जान, बीवी, थारी, जान, बीवी। देखो, थारू, थारू, थारी से थारू, जान से जौनसारी, ब से ध्यान रखना बोक्सा, फिर उसके बाद भोटिया, और लास्ट वाला रह जाएगा आपका राजी। तो अब प्रतिशत के हिसाब से हम पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक ST उधम सिंह नगर, जनसंख्या के अनुसार भी। दूसरे नंबर पर देहरादून, तीसरा पिथौरागढ़ और चौथा चमोली। अब ST का आरक्षण भी पढ़ चुके हैं हम। दो सीटें रिजर्व हैं लोकसभा की, एक तो उधम सिंह नगर में नानक मत्ता, देहरादून में चक्राता। संस्थान में इनको 4% आरक्षण है ST वालों को। आदिम जनजाति में 2 आती है, राजी और बोक्सा। राजी और बोक्सा, BR, बोक्सा और राजी, या राजी या बोक्सा, यानी कि इनको विशेष जनजाति का जो है दर्जा प्राप्त है। अब एक एक को ध्यान रखते हैं हम। पहले वाली पढ़ते हैं जो सबसे कम है, कौन सी है? राजी जनजाति। ठीक, इसको कुपोषण के कारण क्या है? सबसे कम है। यानी कि अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछे निम्न में से किस जनजाति का जो है पतन कुपोषण के कारण हो रहा है, तो राजी जनजाति है। ये अपने आप को राज किरातों के वंशज मानते हैं। रजवार राजपूत मानते हैं या राज किरातों? राजी किसको मानते हैं? राज किरातों के वंशज, इसी के नाम से रिलेटेड है। और हिंदू धर्म को मानते हैं। रोतुड़ा इनके जंगली आवास को, जनजाति है तो घूमती है, घुमक्कड़ जनजाति है, जंगली आवास को रोतुड़ा बोलते हैं। राज से राजी, राज से रोतुड़ा, राज किरातों के वंशज। दोनों पॉइंट ध्यान रहेंगे। इनकी बोली को मुंडा राजी बोलते हैं ना, मुंडा राजी। मुंडा राजी तिब्बती और संस्कृति भाषा का मेल जोल होती है, और बाहरी लोगों से, जो बाहरी लोग हैं ना उनसे कुमाऊनी में बात करते हैं, जो आसपास में मुंडा जाति का यूज करते हैं, जो तिब्बती और संस्कृति भाषा है। इनकी जो कृषि कार्य की विधि है उसको झूम विधि बोलते हैं। कि झूम विधि से कौन सी जनजाति कार्य करती है कृषि कार्य? तो राजी करती है। ये रिंग डांस करते हैं जो थड़िया नृत्य के समान है। थड़िया नृत्य के समान इनका कौन सा डांस है? रिंग डांस। रिंग डांस कौन सी जनजाति करती है? तो राजी जनजाति करती है। कन्या का मूल्य कौन चुकाता है? जो वर पक्ष है वो चुकाता है। किस में चुकाया जाता है? राजी जनजाति में। और ये पिंठा संस्कार भी करती हैं। सांग जागी व पिंठा संस्कार इनके विवाह से पूर्व किए जाते हैं। तो किस जनजाति में किए जाते हैं? राजी में किए जाते हैं। कर्क व मकर संक्रांति इनके प्रमुख त्यौहार हैं। ककर और मकर संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं? तो वो आपके राजी के हैं। पहले मुख विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। ठीक, मृतकों को ये क्या करते हैं? गाड़ते हैं, और फिर उस स्थान को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ये किसके प्रमुख हैं? राजी के हैं। प्रकृति की पूजा करते हैं ताकि सब राजी रहें। काष्ठ शिल्पी हैं
लकड़ी यानी कि झूम करसी कर रहे हैं, लकड़ी का भी काम करते हैं, काष्ठ शिल्पी हैं। इनके इष्ट देवता में प्रमुख देवता बागनाथ हैं। बाकी और अन्य देवता में मलेनाथ, धुरमल, मल्लिकार्जुन, धीपुला और सेम। ये आपसे पूछे ना कि मलेनाथ, धुरमुल, मल्लिकार्जुन, गिरपुत, सेम ये क्या है, किस जनजाति के इष्ट देवता हैं? तो ये राजी के इष्ट देवता हैं। और प्रमुख देवता में इनके किसका नाम आता है? बागनाथ का। राजी जनजाति के यदि अन्य नाम की बात करें तो बरनौत, जंगलों का राजा, वनराजी, वनराउत, ये तीनों नाम किसके हैं? राजी जनजाति के हैं। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल वाले इलाकों में राजी जनजाति पाई जाती है। पिथौरागढ़ में 66%, 66% यानी कि इन्हीं इलाकों में पाई जाती है, 3 जिलों में। तो सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में पाई जाती है? पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल। और इन तीनों में भी सर्वाधिक किस में? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में कौन सी जनजाति है? राजी जनजाति है, जो सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसी को एक बार रिकॉल करते हैं। देखो राजी, अब मुंडा है, कोई मुंडा है, स्टोरी सुनेंगे, कोई मुंडा है, उस मुंडे को राजी करना है। तो राजी करने के लिए उसका कन्या से विवाह कराएंगे। तो जैसे ही कन्या से विवाह होगा उसका मूल्य चुका दिया जाएगा, वो झूमता फिरेगा, रिंग डांस करेगा। कैसे करेगा? रिंग डांस। तो ये मुंडा पहले रोतड़ा सा हो रहा था, जैसे इसका कन्या का मूल्य चुका दिया है अब ये झूमता फिर रहा है, रिंग डांस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिंग डांस। तो इसके शादी से पहले जो भी ककर मकर थी वो सब खत्म कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। अब राजी हो गए हैं तो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। और ये काम क्या करता है? काष्ठ शिल्पी का काम करता है और अपने इष्ट देवताओं को जो है इनको जो है राजी करता है। कौन है वे? बागनाथ। तो मलेनाथ, धुरमल, मल्लिकार्जुन, गिरपुला, सेम ये इसके प्रमुख जो है देवता हैं, इष्ट देवता हैं। इनके अन्य नाम में जंगलों का राजा बोलते हैं, वर्णोत, वनराजी, वनराउत, ये इनके अन्य नाम हैं। सर्वाधिक पिथौरागढ़ में पाई जाती है, चंपावत, नैनीताल। उत्तराखंड के मैप में भी यदि आप देखेंगे तो ऊपर की साइड इधर पिथौरागढ़, फिर ये इधर चंपावत और इधर ये नैनीताल। तो इस वाले क्षेत्रों में ही सर्वाधिक पाई जाती है और सबसे ज़्यादा उनमें भी किसमें? पिथौरागढ़ में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट थारू जनजाति की। अब बात करते हैं दोस्तों हम थारू जनजाति की। देखो थारू जनजाति को कैसे याद करना है? थारू को याद करना है थारे, थारे मतलब तुम्हारे। तो थारे में जो भी चीज़ें हो रही है ना, थारे में, थारे दोनों में जो भी चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड करके इसको याद करना है। देखो कैसे याद होगा? थारे, तो थारे मैत्री उत्सव कौन मनाती है? थारू जनजाति। यानी कि थारी मैत्री, थारी मित्रता बढ़िया है तो आप उत्सव बनाते हो उसको, थारी मित्रता, थारी मैत्री उत्सव कौन बनाता है? थारू जनजाति। ये पक्की मित्रता निभाते हैं। इसमें पुरुष को दिलवर और महिला को संगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगन। तो मित्र को जो पुरुष होगा उसको दिलवर और जो महिला होगी उसको संगन बोलते हैं। ठीक, इसको यहाँ तक ध्यान रखेंगे। ये थारू जनजाति सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? उत्तराखंड के। 90% इसका इलाका उधमसिंह नगर है। तो उत्तराखंड के जो मैप में आप इधर नीचे की साइड में जिला देखते हो उधमसिंह नगर, उस वाले क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी? थारू जनजाति। ये थारू जनजाति के लोग मिश्रित पहाड़ी, अवधी, नेपाली भाषा बोलते हैं। नेपाल से लगे इलाके कारण नेपाली, उत्तर प्रदेश से लगे कारण अवधी और मिश्रित पहाड़ी को बोलते हैं। कौन? थारू जनजाति के लोग। सर्वाधिक उधमसिंह नगर में पाई जाती है 90%। कौन से इलाके? खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसी में ही इसको मलेरिया प्रूफ मानव बोलते हैं। जैसे कुपोषण के कारण कौन सी जनजाति का नाश हो रहा है? तो कौन सी है? राजी जनजाति। ठीक है। और मलेरिया प्रूफ मानव किसको बोलते हैं? तो मलेरिया प्रूफ जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। ये मलेरिया का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मलेरिया प्रूफ जनजाति थारू जनजाति है। मैत्री उत्सव, तो थारे मैत्री अच्छी है। थारे किसी ने काला जादू कर रखा है। निपुण, जो काले जादू में निपुण होता है उसको भरडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरडा। तो थारे में क्या कर रखा है किसी ने? थारे घर में काला जादू कर रखा है, काला जादू। और जो थारी खिचड़ी अलग ही पक रही है, 2 जनों की मित्रता है, उनकी खिचड़ी क्या हो रही है? अलग ही पक रही है। स्त्री पुरुष होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं 8 दिन पहले। तो स्त्री पुरुष 8 दिन पहले, होली से 8 दिन पहले स्त्री पुरुष होली पर जो खिचड़ी नृत्य करते हैं कौन सी जनजाति के लोग हैं? थारू जनजाति के लोग हैं। ठीक है। इसमें उजली होली, बैठकी होली का संबंध भी किससे है? थारू से। ऐसे पूछा था कि उजली होली और बैठकी होली का संबंध किस जनजाति से है? जिसको हम खिचड़ी नृत्य के नाम से जानते हैं, थारू जनजाति से है। बजर, थारे में बजरी है, थारे में मित्रता भी है। थारे में किसी ने काला जादू करा दिया तो अब खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है तब थारे में कुछ ना कुछ बज रही है। तो ज्येष्ठ में बैसाख का प्रमुख त्यौहार है कौन सा? बजर। किस जनजाति का है? थारू जनजाति का है। दीपावली को शोक के रूप में बनाते हैं। थारे दीपावली नहीं बनाते, थारे यहाँ शोक होता है दीपावली को, तो दीपावली शोक के रूप में कौन बनाते हैं? थारू जनजाति के लोग, थारू जनजाति के लोग। पक्की पौड़ी, विवाह तय होने को क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी। तो ये किससे संबंधित है? थारू जनजाति से संबंधित है। किनके शारीरिक लक्षण मंगोलों से मिलते हैं? मलेरिया प्रूफ है,
थारू जनजाति के लोगों के। इनके द्वारा चवन्नी अठन्नी की माला बनाकर पहना जाता है। जेवर की जो है महिला इसमें शौकीन होती है, किस जनजाति की? थारू जनजाति की। तो चवन्नी अठन्नी की माला पहनते कौन से? थारू जनजाति के लोग। ये बैलगाड़ी के जो शौकीन होते हैं, थारे यहाँ भी बैलगाड़ी होंगे, शौकीन होंगे आप। भूमसेन सर्वाधिक परंपरागत पूज्य देवता है। प्रत्येक गांव में थान मिलते हैं किनके? भूमसेन के। तो भूमसेन किनके प्रमुख पूज्य देवता है? थारू जनजाति के। गेंद गुच्ची, बग्गी बग्गा, सिपोलिया, लप्पा साई, ये क्या है? इस जनजाति के प्रमुख खेल है, पूछा जा चुका है कि गेंद गुच्ची, बग्गी बग्गा क्या है? तो बग्गी बग्गा क्या है? ये एक टाइप का खेल है जो किस जनजाति में होता है? थारू जनजाति में। गोत्र से कुरिया हैं, जैसे बड़वायक, बट्टा, रावत, महतो, डहेत, इनके प्रमुख गोत्र हैं। थारू जनजाति में ये किसको मानते हैं? अपने किरातवंशी माना जाता है इनको। किरातवंशी माना जाता है किसको? थारू को। राजी भी राज किरात मानती है अपने आप को, और ये खुद को सिसोदिया राजपूत के वंश मानते हैं। खुद को कहते हैं, खुद को क्या बोलते हैं? कि हम सिसोदिया राजपूत वंशज हैं, राजपूत के वंशज हैं। राज किरातों को कौन मानते हैं? राज किरातों को राजी जनजाति के मानते हैं। और उच्च समूह को, थारू को 5 कुरिया बोलते हैं। उच्च समूह के जो थारू होते हैं 5 होते हैं, उनको कुरिया बोला जाता है। और वे खुद को राणा प्रताप के वंशज मानते हैं। तो राणा प्रताप के वंशज से मतलब राजपूत थे राणा प्रताप, ऐसे आपको रिलेट कर सकते हैं। परिवार में समाज इनका कैसा है? पितृसत्तात्मक है थारू जनजाति का, यानी कि आपका थारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? पिता है, पितृसत्तात्मक। लेकिन परिवार में स्त्रियां पुरुषों को अपने से नीचा समझती हैं और उन्हें चौकी में, यानी कि घर के चौके में नहीं आने देती। तो वहाँ पर यानी कि यहाँ पर स्त्रियों की प्रधानता दिखाई देती है। सगाई रस्म को ये अपना पराया बोलते हैं। अपना पराया सगाई रस्म है। चाला यानी कि गौना, विवाह या माघ या फ्लोरा दूज बोलते हैं। 2-3 महीने बाद चैत या बैसाख में स्त्री पति के घर जाती है और इसे वो क्या बोलते हैं? चाला यानी कि गौना। कुछ समय के लिए जो है वो विवाह तो हो जाता है लेकिन अपने घर पे ही रहती है, इसको बोलते हैं चाला गौना। प्रथा किसमें है? सगाई रस्म, अपना पराया, ये सब थारी जनजाति में है। किसमें है? थारू जनजाति में है। नेक्स्ट, विवाह की 3 टिकड़ी प्रथा किसमें प्रचलित है? तो 3 टिकड़ी प्रथा प्रचलित किसमें है? थारू जनजाति में है। 3 गाड़, देखो थारू मित्रता अच्छी है। अब हम दोनों थे, दोनों में तीसरा आ जाएगा, तो 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। 3 तिकड़ी विवाह प्रथा किसमें प्रचलित है? थारू में प्रचलित है। लट भरवा भोज, तो फिर तो लट ही बजेगा जब 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ हो जाएगा। लट भरवा भोज भी किसमें है? थारू जनजाति में। स्त्रियों का स्थान इसमें उच्चतम दिखाया गया है। थारू पुरुष के आभूषण में यदि हम देखें, अंगा, कुर्ता, धोती, टोपी, साफा आदि ये पहनते हैं। साफा तो अभी भी पहना जाता है। टोपी पहनते हैं, धोती करते हैं, कुर्ता करते हैं और अंगा पहनते हैं। जबकि महिलाओं में लहंगा, ओढ़नी, चुनरी, अंगिया पहनी जाती हैं। ये प्रमुख आभूषण है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। प्रतिशत के अनुसार सबसे कम एसटी टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी। टैप बताया था मैंने आपको, टैप प्रतिशत में। जनसंख्या के अनुसार सबसे कम रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत। जो मग पंचगण की प्रथा है वो किस जनजाति में? थारू में है। न्याय के लिए मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क करते हैं ताकि न्याय अच्छे से हो सके, यानी कि दारू पी के इंसान सच बोलता है ना, तो मद पंचगण की प्रथा क्या है? थारू में है। तो थारे में भी कोई ना कोई एक आधा दारू पीता होगा। ठीक है। दिखनौरी प्रथा, सगाई प्रथा भी किसमें प्रचलित है? थारू में प्रचलित है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे भोटे जनजाति की नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।